गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 20 क्रिया पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, जिया अपनी माँ के साथ बाजार गई। अपनी पसंद की पोशाक और साड़ी लेकर दोनों बहुत प्रसन्न थी। थोड़ी देर घूमने के बाद वे घर लौट आई। बच्चों, गई, लेकर, थी, घूमने, लौट आई आदि शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध करा रहे हैं। यही शब्द बच्चों क्रिया कहलाते हैं। बच्चों, हमने जाना क्रिया किसे कहते हैं। आइए हम आपको क्रिया के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। जैसे क्रिया शब्द विकारी होते हैं। बच्चों, क्रिया के रूप में लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। यानी अगर हमने वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं किया तो वह वाक्य अपूर्ण कहलाएगा। कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, खेतों में फसल पक गई है, यह क्रिया स्वयं घटित हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, किसान फसल काट रहा है। बच्चों, किसान द्वारा की गई क्रिया है ये। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो बच्चों कुछ एक से अधिक शब्दों की होती हैं। कैसे? हंसिका ने गीत गाया। यहाँ पर बच्चों गाया एक शब्द की क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, हंसिका गीत गा रही है। बच्चों, इसमें गा रही है एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए बच्चों, क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, माँ ने बाजार जाकर साड़ियाँ खरीदी। बच्चों, इसमें वाक्य में दो क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? जाकर और खरीदी। तो हमने देखा एक वाक्य में दो क्रियाएं भी आ सकती हैं। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। उदाहरण देखिए बच्चों, धोबिन कपड़े धोती है। धोबिन कपड़े धोती है में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार हो रही है। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। उदाहरण देखिए बच्चों, छात्र ने कविताएं सुनाई। यहाँ पर जो क्रिया है वो किसके अनुसार घटित हो रही है? कर्म के अनुसार घटित हो रही है। आगे देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा। जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। बच्चों, आपने क्रिया के बारे में जाना और समझा। आइए अब देखते हैं धातु। बच्चों, धातु शब्द का अर्थ है मूल या बीजाक्षर। क्या कहते हैं इसको? या तो इसको मूल रूप कहते हैं या बीजाक्षर कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए पढ़, लिख, जा, बैठ, खा, सुन, चल आदि धातु हैं। बच्चों, इनके साथ ना प्रत्यय लगाने से इनके सामान्य रूप बनते हैं। कौन से रूप बनते हैं? इनके सामान्य रूप बनते हैं। कौन कौन से? पढ़ना। पढ़ना में पढ़ प्लस में ना प्रत्यय लगाया गया है। इसी प्रकार से चल में ना प्रत्यय लगाकर बना है चलना। बच्चों, आपने जाना और समझा धातु के बारे में। धातु के बच्चों चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार। सामान्य धातु। बच्चों, क्रिया के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया की सामान्य धातु बनती है। जैसे सो में ना प्रत्यय जोड़ा सोना, चल में ना प्रत्यय जोड़ा चलना। इसी प्रकार से बच्चों दूसरी धातु आती है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न धातु बनती है। अभी बच्चों हमने बनाया था चलना। चलना में हमने प्रत्यय लगाकर बनाया चलवाना।
बच्चों आपने देखा व्युत्पन्न धातु, इसके बाद आती है हमारी नाम धातु। बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर जो धातुएं बनाई जाती हैं उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। कैसे? संज्ञा से नाम धातु देखिए, शर्म शब्द है संज्ञा, और इससे कौन सी नाम धातु बनाई हमने? शर्माना। स्वर नाम शब्द से बच्चों अपना से अपनाना। विशेषण से देखिए बच्चों गर्म से गरमाना। गरमाना जो है हमारी नाम धातु है। बच्चों चौथा धातु का रूप होता है मिश्र धातु। वे धातुएं जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगना, होना, आना आदि लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या है? बात, इसमें हमने करना शब्द जोड़ा, क्या बन गया? बात करना। विशेषण शब्द क्या है बच्चों? अच्छा। अच्छा में हमने लगना शब्द जोड़ा, क्या बन गया? अच्छा लगना। इसी प्रकार से क्रिया है बच्चों, क्रिया विशेषण नीचे, इसमें आना प्रत्यय जोड़ा हमने तो क्या बन गया? नीचे आना। ये क्या थी बच्चों? हमारी मिश्र धातु। क्या थी ये? हमारी मिश्र धातु। अब बच्चों हम जानेंगे क्रिया के भेद। बच्चों क्रिया के कितने भेद होते हैं, कितने रूप होते हैं? बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। बच्चों आपने जाना कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। बच्चों अकर्मक क्रिया ए यानी ए का मतलब है बिना, और कर्मक का मतलब है कर्म के, यानी बिना कर्म के। क्रिया जो है वो कैसी होगी? कर्म रहित क्रिया होगी। क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ेगा। ये क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता है और इन्हें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, इन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों आइए जानते हैं कुछ क्रियाओं में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना कर्म के पूर्ण अर्थ देती हैं। जैसे सो, रो, हंस आदि। वाक्य देखिए बच्चों, रमेश सोता है, ये पूर्ण कर्म दे रही हैं। रमेश हंसता है। तो हमने जाना कि क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कर्म नहीं पाया जाता। इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखिए बच्चों सकर्मक क्रिया। बच्चों सकर्मक, स माने साथ, कर्मक माने कर्म के, यानी कर्म के साथ वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है, अर्थात जिन्हें कर्म की अपेक्षा होती है, या ये भी कह सकते हैं इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। आइए देखते हैं वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा होती है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। उदाहरण देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा देखिए। पहले तो जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण है खाना, पीना, लिखना, धोना, काटना आदि। बच्चों आपने जाना सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? बच्चों सकर्मक क्रिया के भी आगे दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया, 2 द्विकर्मक क्रिया। बच्चों एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखिए, राखी कपड़े सुखाती है। यहाँ पर राखी क्या सुखाती है? कपड़े। एक ही कर्म बताया गया है। आगे देखिए बच्चों द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में 2 कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। द्विकर्मक क्रियाएं जो हैं बच्चों, उसका उदाहरण देखिए। राधा ने बच्चे को कहानी सुनाई। किसको सुनाई? बच्चे को क्या सुनाई? कहानी। तो बच्चों इसमें क्या था? 2 कर्म थे, बच्चे को और कहानी। तो आपने जाना बच्चों इसके बारे में हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या क्या? किसको और क्या लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो
प्राप्त उत्तर जो है दोनों कर्मों को दर्शाता है। दोनों कर्मों को कैसे दर्शाया, क्या लगाने पर भी हमें उत्तर का जवाब मिलता है और किसको भी लगाने पर हमें उत्तर का जवाब मिलता है, जब क्रिया द्विकर्मक कहलाती है। बच्चों, प्राय पहला कर्म प्राणीवाचक और दूसरा कर्म जो है वो अप्राणीवाचक होता है। मुख्य कर्म विभक्ति चिन्ह रहित तथा द्वितीय कर्म विभक्ति चिन्ह सहित होता है। बच्चों, इसके साथ साथ जो है कई बार अकर्मक क्रियाओं के साथ उसी क्रिया से बनी भाववाचक क्रिया जोड़ देने से अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। उदाहरण देखिए, किस्मत कई खेल खेलती है। बच्चों, खेलती क्रिया है, खेल क्या है, इसमें कर्म है। क्या है ये? कर्म है। ये क्या बन गया बच्चों? किस्मत क्या खेलती है? खेल खेलती है। अकर्मक क्रिया क्या बन गई? सकर्मक क्रिया बन गई। बच्चों, आगे देखते हैं हम। सामान्य क्रिया। बच्चों, इससे पहले सामान्य क्रिया से पहले हम एक क्रिया के बारे में जानेंगे। कौन सी क्रिया के बारे में जानेंगे? सहायक क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त ये क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती हैं, जो मुख्य क्रिया की सहायिका के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। बच्चों, वह खाना खा चुका है, सुरेश रोने लगा। यहाँ पर खा चुका है में है जो है वो मुख्य सहायक क्रिया कहलाएगी। बच्चों, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ को पूर्णता प्रदान करती है, वह सहायक क्रिया कहलाती है। वही सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में जब विशेषता लाने का कार्य करती है, तब वह क्रिया क्या कहलाती है? रंजक क्रिया कहलाती है। कैसे? मदारी खेल दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो है दिखा रहा है रंजक और सहायक क्रिया का रूप है। बच्चों, आइए आगे हम जानते हैं संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। बच्चों, आपकी पुस्तक में सहायक क्रिया जो है वो इसके भेद के रूप में दिखाई गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। सहायक क्रिया को हमने अलग से डिस्कस कर लिया। हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद मानेंगे। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, हम इनको मानेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बच्चों, अब हम बात करेंगे सहायक क्रिया की। बच्चों, सहायक क्रिया जो है वो वाक्य में प्रयुक्त वे क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं, जो मुख्य क्रिया की सहायिका के रूप में काम करती हैं। किसके रूप में काम करती हैं बच्चों? ये मुख्य क्रिया की सहायिका के रूप में काम करती हैं। बच्चों, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ को पूर्णता प्रदान करती है, वही सहायक क्रिया कहलाती है और मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का काम करती है। बच्चों, जब ये विशेषता लाने का काम करती है तब हम इसे रंजक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, मदारी खेल दिखा रहा है, ये रंजक और सहायक क्रिया है। दिखा रहा जो है वो रंजक और सहायक क्रिया है। बच्चों, सहायक क्रिया और रंजक क्रिया जो है वो क्रिया विशेषण के भेद में नहीं आती। संरचना के आधार पर क्रिया विशेषण के हम बच्चों 5 ही भेद मानते हैं। हमने इसके बारे में आपसे डिस्कस कर लिया। आपकी पुस्तक में सहायक क्रिया जो है वो संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद में दी हुई है। बच्चों, हम क्रिया संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद मानते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, नंबर 4 पर है प्रेरणार्थक क्रिया और नंबर 5 पर है पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो हम उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ये मुख्य क्रिया का भी काम करती है। जैसे रमेश आया, यहाँ पर आया जो है वो मुख्य क्रिया है और ये सामान्य क्रिया है।
मोहन गया, जो गया है वो सामान्य क्रिया का काम कर रही है। बच्चों इसके बाद हम दूसरे नंबर पर देखेंगे संयुक्त क्रिया। जब एकाधिक क्रियाएं जुड़कर संयुक्त होकर किसी क्रिया को पूर्णता देती हैं तो क्रियाओं का वह सम्मिलित रूप संयुक्त क्रिया कहलाता है। उदाहरण देखिए बच्चों, नरेश गाना गा चुका है। बच्चों गा चुका है ये क्रिया का संयुक्त रूप है क्योंकि इसमें एक से अधिक क्रियाएं जुड़ रही हैं और वाक्य को पूर्णता प्रदान कर रही हैं। ये क्रिया का संयुक्त रूप कहलाता है। बच्चों इसके बाद हम तीसरा भेद देखेंगे, नाम धातु क्रिया। बच्चों मूल धातुओं से भिन्न जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना। बच्चों ये नाम धातु क्रियाएं थी। नाम धातु क्रियाएं किस प्रकार बनती हैं बच्चों? झूठ से झुठलाना, नर्म से नरमाना, ये संज्ञा से बनी नाम धातु क्रियाएं थी। सर्वनाम से बनी नाम धातु क्रियाएं बच्चों अपना से अपनाना। विशेषणों से बनी नाम धातु क्रियाएं बच्चों दोहरा से दोहराना, गहरा से गहराना। बच्चों अनुकरणात्मक शब्दों से नाम धातु क्रियाओं का निर्माण होता है। देखिए कैसे, खटखट से खटखटाना, गड़गड़ से गड़गड़ाना। बच्चों नाम धातु क्रियाओं के बारे में जाना, आइए जानते हैं। नंबर 4 यानी प्रेरणार्थक क्रिया यानी संरचना की दृष्टि से क्रिया का चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें करना से करवाना, पढ़ना से पढ़वाना जो है वो प्रेरणा देने के लिए क्रिया बन जाती है। बच्चों प्रेरणार्थक क्रियाओं के जो कर्ता होते हैं वो दो होते हैं। कैसे? एक प्रेरक कर्ता होता है, दूसरा प्रेरित कर्ता होता है। बच्चों जो प्रेरक कर्ता होता है वो प्रेरणा देने वाला होता है और जो प्रेरित कर्ता होता है वो प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करने वाला होता है। इसका उदाहरण देखिए, ठेकेदार मजदूर से ईंटें उठवाता है। जो ठेकेदार है वो प्रेरक करता है और मजदूर है वो प्रेरित करता है। बच्चों आपने प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जाना, आइए अब हम इसके भेद के बारे में जानते हैं। बच्चों इसके दो भेद हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तब होती है बच्चों जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित होकर उसको करने की प्रेरणा दे रहा हो। उदाहरण देखिए, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। बच्चों इस वाक्य में माँ स्वयं खिलाने की क्रिया में शामिल होती है और क्रिया को करने की प्रेरणा भी देती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया देखिए बच्चों, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है माँ बच्चे को खाना खिलवाती है। यहाँ पर जो है वाक्य में माँ स्वयं कार्य नहीं कर रही, वो काम न करके किसी अन्य व्यक्ति से काम करवा रही हैं। इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। बच्चों द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाने का तरीका देखिए, मूल धातु से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाना और फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाना। पढ़ना मूल धातु क्रिया है, पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। बच्चों चलना, चलाना, चलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। बच्चों इस प्रकार से आपने प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जाना। अब हम जानते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर लगती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बच्चों इन क्रियाओं की पहचान क्या होती है? इसमें कर लगा हुआ होता है। उदाहरण देखिए, पुष्पा उठकर बैठ गई, पप्पू बैठकर रोने लगा। बच्चों यहाँ पर उठकर बैठ गई, गई जो है वो मुख्य क्रिया है और उठकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार से पप्पू बैठकर रोने लगा, लगा मुख्य क्रिया है और बैठकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। बच्चों इन क्रियाओं में जो क्रिया है मुख्य क्रिया से पहले लगती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आप लोगों ने इसे जाना और समझा। आज हमने क्रिया का पाठ पढ़ा। बच्चों धन्यवाद।